अपने हाथों की लकीरों पर इतना गुमान मत करो, अपने हाथों की लकीरों पर इतना गुमान मत करो, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। लोग घरों में बैठे हैं जो कि नशे ले रहे हैं और जो कि अपने परिवार पे बोझ हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, मेरी नज़र में वो डिसेबल हैं। तो मुझे लगता था कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं नीचे देखती थी कि मेरे से और भी कोई लोग हैं कमज़ोर जो ये लोग नहीं कर सके। तो मैं इसी खुशी में खुश रहती थी कि वो जो नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ। देखो, दुनिया की सोच तो ऐसे ही है। अब देखो, आधा गिलास भरा है और आधा खाली है, ये तो हमारा नज़रिया है ना कि हम उसको आधा खाली माने या आधा भरा माने। जिस तरीके लोग अपना ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि और भी तरीके हैं काम के, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, तो ऐसे भीख मांगने से अच्छा है कि अपने अंगों का इस्तेमाल करके अच्छे काम करें। डर किसी का भी नहीं था, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरे मदर मेरे साथ थे, तो उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं था। तो डर मुझे कभी भी किसी का नहीं था भगवान के अलावा। एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई है, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। आपको पता ही है, अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो वाइफ कुछ नहीं कर सकती। मोटिवेट ऐसे करते थे कि अगर मैं कहीं पे सोचती थी कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, जस्ट सोचने के तौर पे, तो वो हमेशा ही बोलते थे कि नहीं, तू हर काम कर लेगी, इसीलिए तू इसको कर, आराम से कर, मुझे पता है तू हर काम करने के लायक है। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ? दो चीज़ें मैंने ये सीखी कि भगवान पे भरोसा रखो तो सब कुछ मिलता है, और दूसरी मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने पे विश्वास रखो और घमंड कभी ना करो। ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਜਦ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ NGO ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੋਖਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, किस तरीके नाल की गलती सी कि तुहानू ये बीमारी लग गई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 6 महीने की थी, तो जो वो ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स थी, वो रिएक्ट कर गई थी, तो उसके कारण मुझे पोलियो हो गया था। तो आहिस्ते आहिस्ते मेरा सारा आवाज़ वगैरह भी चली गई थी, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत एफ़र्ट्स करी। मेरे फादर ने मेरा बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, जहाँ भी पता लगता था वहाँ मुझे लेके जाते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते मैं रिवाइव करने लग गई। तो काफ़ी प्रॉब्लम आई होएगी क्योंकि पढ़ाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NGO ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ये तो शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने तय किया था कि पढ़ाई तो कभी रुकेगी नहीं, चाहे जैसे मर्ज़ी हो। मैंने पढ़ाई करी। उन्होंने मुझे एक बहुत ही साधारण सा वातावरण दिया जिसमें कि मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे बाकी बच्चों के साथ ऑटो में स्कूल भेजा जाता था, प्लस अब जो भी फैसिलिटीज़ होती थी वो मुझे दी जाती थी। और स्कूल में भी ऐसा ही होता था, टीचर्स बड़ी कोऑपरेटिव थी, स्टूडेंट्स बड़े कोऑपरेटिव थे, मेरे फ्रेंड्स बड़े कोऑपरेटिव थे, तो वो समा अच्छे से बीतता गया। तो अभी कितनी पढ़ाई हो चुकी है जी?
अब तो पढ़ाई को तो काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी, उसके बाद मैंने बुटीक करी, उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो अब राइट नाउ मेरी एक बुटीक है साक्षीज़ क्रिएशन के नाम से। प्लस मैं ये जस्ट किडिंग स्टोर चला रही हूँ जिसमें फैंसी ड्रेसेस मिलती हैं। एनुअल फंक्शंस जो स्कूल के होते हैं वो हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। प्लस मैं काउंसलर हूँ, मैं माइंड हीलिंग काउंसलिंग करती हूँ। और अब मैंने एक एनजीओ फॉर्म किया है जिसका नाम है परिवर्तन एक नई सोच। तो उसमें क्या है, हमारी एनजीओ का क्या मेन मोटिव है कि एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कहीं पे भी आप जाएं तो वहाँ स्टेप्स होते हैं, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या कहीं पे भी आप जाएं तो आपको स्टेप्स मिलते हैं। रैम्प्स बहुत कम है हमारे अमृतसर में, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी एनजीओ हर जगह छोटे छोटे रैम्प्स बना रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, गार्डन्स में, मार्केट्स में। तो एक तो हमारा ये मोटिव है। दूसरा मोटिव हमारा ये है कि हम जो स्पेशल बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों नॉर्मल बच्चों के साथ एक प्लेटफॉर्म देते हैं। डांस प्लेटफॉर्म होता है अपनी परफॉर्मेंसेस करने का, अपने टैलेंट को दिखाने का। तो इसके कंसर्न में हम इवेंट्स करते हैं नाट्यशाला में। तो अभी हम 2 इवेंट्स कर चुके हैं, एक उड़ान और एक डिसेबिलिटी जस्ट अ थॉट। और हमारे और भी इवेंट्स पाइपलाइन में हैं। और हम ये वर्कशॉप्स भी करते हैं जिसमें हम लोगों को सेंसिटाइज़ करते हैं कि डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये एक माइंड की बीमारी है। अब देखिए, अब लोग कहते होंगे कि साक्षी डिसेबल है, लेकिन अगर आप साक्षी की नज़र से देखो तो मुझे लगता है कि जो लोग घरों में बैठे हैं, जो कि नशे ले रहे हैं और जो कि अपने परिवार पे बोझ हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे, मेरी नज़र में वो डिसेबल हैं। हम तो डिसेबल नहीं हैं। आज मेरी बुटीक है तो हम कितने लोगों को काम दे रहे हैं, जैसे कि मेरे मास्टर हैं, लेबर हैं, सबको काम मिल रहा है। तो मेरी नज़र में डिसेबल्ड वो लोग हैं, मैं नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऐसा माहौल दिया, ऐसी परवरिश दी कि मुझे दुनिया की हर चीज़ मेरे पास थी और मुझे कभी कोई ऐसी कमी फ़ील नहीं होती थी, क्योंकि मुझे हर जगह ले जाया जाता था। मैं घूमती थी, मैं फिरती थी, सब काम भी करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं नीचे देखती थी कि मेरे से और भी कोई लोग हैं कमज़ोर जो ये लोग नहीं कर सके। तो मैं इसी खुशी में खुश रहती थी कि वो जो नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। देखो, दुनिया की सोच तो ऐसे ही है। अब देखो, आधा गिलास भरा है और आधा खाली है, ये तो हमारा नज़रिया है ना कि हम उसको आधा खाली माने या आधा भरा माने। तो हमारी नज़र में तो जो भी डिसेबिलिटी है वो सिर्फ़ एक सोच है। डिसेबिलिटी इज़ जस्ट द थॉट अकॉर्डिंग टू अस। तो बाकी ये अपना सोचने का भी नज़रिया है। तो मैं तो यही कहूँगी लोगों को, कई लोग हैं कि उनको लगता है कि ये लोग कोई काम नहीं कर सकते, उनको अपने पे बड़ा गुमान होता है। तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने हाथों की लकीरों पर इतना गुमान मत करो, अपने हाथों की लकीरों पर इतना गुमान मत करो। तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ NGO 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NGO ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ NGO ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? NGO के साथ मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं फ्रीलांसर की तरह काम करती थी पहले, कि जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ काम कर लिया। प्लस ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या दूसरे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो बन पाए वो करते हैं, इवेंट्स अरेंज करते हैं। प्लस जो उनके राइट्स हैं, उनके कोई सर्टिफिकेट्स हैं जो उनको नहीं पता, वो बनवाने में उनकी मदद करते हैं।
ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀल करना है। देखो अभी हाल ही में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो ऐसे कितने पेरेंट्स मेरी नज़र में आए जो कि अपने बच्चों को एक्सपोजर नहीं देते। उनको शर्म आती है उनको सोसाइटी में ले जाने के लिए कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। जितने वो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, उतनी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो सोसाइटी के डर से उनको नहीं बाहर लेके जा सकते। तो मेरी सोसाइटी को ये अपील है कि प्लीज़ अपनी सोच बदलो। ये सिर्फ़ एक सोच है, नज़रिया आपके देखने का। डिसेबल्ड वर्ड आप बोलते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि डिसेबल्ड मैं उनको मानती हूँ कि जो कोई काम नहीं करते, जो अपने घरों में बैठे हैं। तो सोसाइटी को भी ये बात माननी चाहिए कि डिसेबल्ड हम नहीं, डिसेबल्ड एक्चुअली में वो हैं, और इन बच्चों को बड़ी खुशी से उनको स्वीकार करना चाहिए। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि और भी तरीके हैं काम के, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, तो ऐसे भीख मांगने से अच्छा है कि अपने अंगों का इस्तेमाल करके अच्छे काम करें। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? घर वालों का साथ तो सबसे पहले है। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर घर वाले साथ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाले ही वो हैं। आपने सोसाइटी को तो बाद में फेस करना है, पहले अपने घर वालों के साथ रहना है, तो उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वही अभी मैंने बोला कि कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक्सपोजर नहीं देते, बाहर नहीं लेके आते, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको बाहर लेके आना चाहिए, सोसाइटी से मिलाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर भगवान किसी को कहीं से वीक रखता है तो उसको उसके बदले में 10 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी देता है। बस उसको पॉलिश करने की देर है, पॉलिश करने वाला चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਦ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਡਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ? डर किसी का भी नहीं था, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरे मदर मेरे साथ थे, तो उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं था। तो डर मुझे कभी भी किसी का नहीं था भगवान के अलावा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ? एक्चुअली हमारी लव मैरिज हुई है, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। आपको पता ही है, अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो वाइफ कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड का एक नज़रिया बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने कभी मुझे डिसेबल्ड समझा ही नहीं है, तो वो हर फील्ड में मेरा साथ देते हैं। तो उनकी सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मोटिवेट ऐसे करते थे कि अगर मैं कहीं पे सोचती थी कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, जस्ट सोचने के तौर पे, तो वो हमेशा ही बोलते थे कि नहीं तू हर काम कर लेगी, इसीलिए तू इसको कर, आराम से कर, मुझे पता है तू हर काम करने के लायक है। ਪਹਿਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो मुझे भी कहते थे कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। मुँह पे तो कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहें बताती थी कि वो क्या सोच रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि हम भगवान से डरते हैं, ब्लंटली किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ मुंह से नहीं कहता उसका उत्तर अपने आप भगवान देता है। तो हमारे सारे क्वेश्चनस के उत्तर हमारा भगवान देता है, हमें उस पर ट्रस्ट है। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? जैसे मैंने बताया कि हम इवेंट्स करते हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग मिलती है उनकी टीचर से डांस की, तो या वो स्किट्स तैयार करते हैं, तो बड़े अच्छे से उनको हम लेके आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं वो। तो वो खुशी जब हम उनके आँखों में देखते हैं तो हमें लगता है कि बस दुनिया यही है।
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ? दो चीज़ें मैंने ये सीखी कि भगवान पे भरोसा रखो तो सब कुछ मिलता है, और दूसरी मैंने ये चीज़ सीखी है कि अपने पे विश्वास रखो और घमंड कभी ना करो। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सोसाइटी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, अगर सोसाइटी ऐसे बच्चों का साथ दे तो यहाँ पे एक साक्षी नहीं 10 साक्षियाँ बनेंगी। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੋਖਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਜੁੜ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Jio TV, Jio Fiber ਤੇ Tata Play ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Amazon Fire TV, Daily Hunt ਤੇ eBaba ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ IPTV ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।